ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम चैप्टर कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमने मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस देखी, हमने उसकी टाइप्स देखी, हमने जो है आज हमने जिस चीज के ऊपर मूव करना है ज्यादा मेनली हमारा वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम वगैरह। तो मनी लॉन्ड्रिंग के थोड़ी सी जो टॉपिक है एक दो वो रहने वाले हैं, उनको हम करते हैं। हमने जनाब जी कल क्या देखा था कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कौन कौन से होते हैं, और इस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन और मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन देखी थी। आज हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कि देखो भाई, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से छुपा के किया जाता है। डायरेक्टली कोई इसकी इस तरह नहीं होता। ये तो कोई एक आधा केस होता है साल में कि कोई बंदा डायरेक्ट पैसे लेके स्मगल कर रहा हो, आप उसे पकड़ लो कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये केस है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का 55% हुजम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मुश्तमिल है। हमारे जीडीपी का 55% मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। हमारा टोटल मुल्क का जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी नेशनल इनकम है, उसका 55% तक मनी लॉन्ड्रिंग की नजर हो जाता है। ये जो हमारी क्या कहते हैं आईएमएफ है, आईएमएफ होगी ना, हाँ, ये जो कर्जे देती है वो उसकी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए। तो लिहाजा इसकी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। तो लिहाजा क्या सबूत होते हैं, किन बेसिस के ऊपर हम समझ सकते हैं किसी चीज को, या हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, या हम किसी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में मुलविस है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आप बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वारंट के आप किसी के घर में जाके तलाशी नहीं ले सकते। आप सिर्फ शक की बुनियाद पे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो देखो भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का तो होता ही शक है, कोई सबूत तो होता ही नहीं है, कोई कंफर्मेशन तो होती ही नहीं है। 100 में से एक आधा बंदा ऐसा होगा जिसका पकड़ा जाए डायरेक्ट। तो फिर किन सबूतों की बिना पर कौन सी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर आप किसी शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप उनको पकड़ सकते हो। तो वो कहते हैं कि देखो, जरूरी नहीं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को देखो, आपको अगर किसी शख्स की इंटेंशन से लगता है, आपको किसी शख्स के किसी एक खास एक्ट से फील होता है, या कोई ऐसा जो गवाही की बेस के ऊपर, मतलब या कोई शख्स आपको गवाही देता है कि भाई ये शख्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस है, तो आप उस शख्स के ऊपर सस्पेक्ट कर सकते हो। नहीं, ऐसे आप किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते, आप किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर नहीं पकड़ सकते। तो लिहाजा वो कहता है द नॉलेज, इंटेंट और पर्पस रिक्वायर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कि देखो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये जरूरी नहीं कि अगले बंदे को आप मनी लॉन्डर करता हुआ पकड़ेंगे तो ही उसके ऊपर कोई केस बनेगा। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई है, अगर आपके पास कोई उसकी इंटेंशन ऐसी नजर आ रही है, या आपको कोई किस्म का पर्पस उसका ऐसा नजर आ रहा है किसी ट्रांजैक्शन का कि आपको लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो भैया जी क्या है, क्या आप उसके फिर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो उसके अंदर। मिसाल के तौर पर आपको देखते हैं कि एक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा बाहर से परचेजिंग कर रहा है, मतलब इररेलेवेंट सी परचेजिंग हो रही है और वो बाहर पैसा बहुत ज्यादा भेज रहा है। आपको शक होगा कि यार ये शख्स जो है इतना मार्केट से यहाँ से परचेज नहीं कर रहा, बाहर सेल क्या कर रहा है, यहाँ से परचेज नहीं कर रहा, इसका कोई इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद नहीं है, तो ये बाहर क्या सेल कर रहा है, या बाहर क्या भेज रहा है चीजें, या बाहर से कौन सी ऐसी चीज परचेज कर रहा है जिसके लिए बाहर पैसे भेजी जा रहा है, हालांकि मुल्क के अंदर इसकी सेल इतनी है ही नहीं, तो वो किधर कर रहा है चीजें खरीद के। तो ये एक शुबा क्रिएट होता है। ठीक है, मे बी इन्फर्ड फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टेंस। इन्फर्ड से मुराद होता है बेटा नजर आना, शुबा होना, किसी चीज से, मतलब आप किसी चीज को रिलेट कर पाना। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसकी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती, तो फिर ये कैसे पता चलेगा। वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्लियरली नहीं पता चलता, लेकिन इसका शुबा हो सकता है, या ये रिलेट हो सकती है किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के साथ, या उस बंदे की इंटेंट के साथ, या उस बंदे के किसी ट्रांजैक्शन के पर्पस के साथ। तो आप समझ सकते हो कि वो शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। वो कहता है कि अगर किसी शख्स को, आप किसी शख्स के ऊपर शक हो गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो भैया जरूरी नहीं कि पहले जाके आप उसके ऊपर केस करो, फिर जनाब जी उसको कन्विक्ट करो, वो अदालत से मुजरिम साबित हो, फिर जाके आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सको। तो वो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रूव एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग द कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज फॉर रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड।
देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो करप्शन करता हुआ पकड़ा गया है जी, पता चला जी उसने इस साल में 2 करोड़ रुपए की करप्शन की। आपने देखा जनाब उसकी 2 करोड़ की करप्शन है इस साल में, तो एवरेजली 1-1.5 करोड़ की तो हर साल होती होगी। पिछले 10 साल से काम कर रहा है तो अब तक इसके पास 50 करोड़ के असासे या एसेट्स होने चाहिए। जब आपने देखा उसके एसेट्स को तो वो कोई 10 लाख के निकले सारे। हाँ, अब ये जो करप्शन हुई बेसिकली ये वाजे कर रही है कि ये शख्स मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है। तो प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है, एक ऐसा ऑफेंस जो इनिशियल स्टेज पे कुछ हो, उसकी बैक साइड पे एक दूसरा जुर्म पोशीदा हो। मतलब ये एक लिंक है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं पे करप्शन जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये जुर्म। तो लिहाजा अगर आपको पता चलता है कि एक शख्स करप्शन कर रहा है और उसके असासे नहीं है, तो इसका मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो पैसे को कहीं ना कहीं छुपा रहा है या पैसे को कहीं ना कहीं किसी और तरीके से यूज कर रहा है, किसी और के नाम पे एसेट्स खरीद रहा है, किसी और के नाम पे चीजें रख रहा है, या वो पैसा बाहर स्मगल कर रहा है। तो भैया ये बेसिकली तो ये क्राइम है जो आपको एक राह दे रहा है कि ये शख्स मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा होगा। तो लिहाजा ये ऑफेंस कहलाता है प्रेडिकेट ऑफेंस, एक ऐसा ऑफेंस जिसके पीछे मजीद घिनौने जुर्म जो है वो छुपे हुए हों, उसको कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी थी, मोटरवे पे एक गाड़ी जा रही है, 200 की स्पीड पे जा रही है, पुलिस वाले ने रोका नहीं, रुकी, भगा दिया उसने गाड़ी। अब पुलिस वाला सिर्फ इस चीज के ऊपर कि यार ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग में जा रही है, उसका सिर्फ 200 का चलान मारे, 1000 रुपए का चलान मारे, जान छोड़ दे, अगली चौकी पे रोक लेंगे, नहीं। उसकी ये हरकत बता रही है कि ये कोई गलत काम करके आ रहा है जिसकी वजह से ये रुक नहीं रहा, तो उसका पीछा इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है। ओवर स्पीडिंग है तो यार अगली चौकी पे रुक जाएगा, तो ई चलान भेज दो उसके घर में। अब तो ई चलान हो रहे हैं ना, फोन नंबर पे मोबाइल पे आ जाता है चलान, उसके घर पे भेज दो चलान। नहीं, इससे क्या शक हुआ कि हो सकता है इसकी गाड़ी में कोई किडनैपिंग का केस हो सकता है ये गाड़ी 2 नंबर हो सकता है इसकी डिग्गी के अंदर चर्च हो। तो क्या हुआ कि जो ओवर स्पीडिंग थी बेसिकली वो कोई क्राइम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उससे जाहिर हो रहा था उसके हालात से कि इसके पीछे कोई बड़ा जुर्म है। इस ऑफेंस को जो फ्रंट पे होता है उसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एविडेंस जो है, जरूरी नहीं कि अगला शख्स जो है वो किसी प्रेडिकेट ऑफेंस में पकड़ा जाए तो ही मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो। मतलब आप पहले उसे करप्शन में पकड़ो, उसमें वो कन्विक्ट हो, फिर आप उसे मनी लॉन्ड्रिंग में कन्विक्ट कर सकते हो। देखो आपको पता है कि भाई इस वक्त जरदारी साहब के ऊपर केस चल रहे, कितने साल हो गए, 3 साल तो हो गए, बल्कि वैसे केस तो 10-10 साल पुराने हैं। क्या आज तक साबित हुआ है कि करप्शन हुई है जी? कोई साबित हुआ है? अब मुनीब पुत्र, आप कहां से हो मुनीब? फैसलाबाद? मुनीब बच्चे फैसलाबाद से हो आप? माइक लो रहा है यार, ऐसे मजा नहीं आता। ओके, हाँ जी, फैसलाबाद से। तो हमने देखा कि जरदारी साहब के ऊपर पिछले 10 सालों से चल रहा है करप्शन साबित नहीं। नवाज शरीफ के ऊपर भी केस बहुत सारे चल रहे थे। अब मैं नवाज शरीफ की केस पे आता हूँ, क्या उसको करप्शन में नाअहल किया गया था? नहीं, करप्शन पे नाअहल नहीं किया गया था, बल्कि उसे मनी लॉन्ड्रिंग पे नाअहल किया गया था। लेकिन जो उसके ऊपर केस चलाया गया था वो करप्शन का था। अब इनका क्या था, जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इन पार्टी का, जो मदई थे या हुकूमत थी या प्रोसिक्यूटर है, उसने कहा कि देखो नवाज शरीफ ने करप्शन किया है, उस करप्शन से जो पैसा है उससे मनी लॉन्ड्रिंग किया है। ऐसी बात है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। मतलब पहले करप्शन हुई फिर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करप्शन जरूरी हो गई। ऐसी बात है? यस सर। तो होना तो यूं चाहिए कि अगर एक शख्स के ऊपर करप्शन साबित नहीं होती तो फिर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी साबित नहीं होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस चलना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात है? यस सर। तो भाई नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन तो साबित नहीं हुई लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। हालांकि बेसिकली क्या था, करप्शन वो चीज थी जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता दिखाया। तो लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि जो प्रेडिकेट ऑफेंस है उसमें अगला बंदा मुजरिम हो तो ही उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। नहीं, आप डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग के पे भी केस बना सकते हो कि एक शख्स करप्शन कर रहा था, आप करप्शन का केस जरूरी नहीं है करो, उसमें डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग डाल दो। अगर वो दोनों केस कर देते हो, करप्शन का भी कर देते हो, मनी लॉन्ड्रिंग का भी कर देते हो, वो करप्शन से बच गया तो इसका मतलब ये नहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग से बच जाएगा,
मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एविडेंस वाली बात करता है। क्लियर है पुत्र? यस सर, क्लियर। ओके, शाबाश। अच्छा, वो कहता है प्रेडिकेट ऑफेंस, ये एक डेफिनेशन है, इज अ क्राइम दैट, अच्छा ये चैप्टर सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर है। आपको इसमें जो चीजें समझने वाली है वो आपने नॉलेज गेन करना है, समझना है, कंसेप्ट को समझना है। जब आप फाइनल लेवल पे जाएंगे तो इसका अच्छा खासा वेटेज और वॉल्यूम मौजूद है, और वहां पे केस स्टडी इसमें से आते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है? क्राइम दैट इज कंपोनेंट ऑफ मोर सीरियस क्राइम, कि ये एक ऐसा क्राइम है जो उसका एक पार्ट होता है, उसकी बैक एंड पे ज्यादा बड़ा क्राइम छुपा होता है। कि भाई एक शख्स ओवर स्पीडिंग कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि ओवर स्पीडिंग का क्राइम कर रहा हो, भाई हो सकता है उसकी गाड़ी में और चीजें मौजूद हो। एक शख्स करप्शन कर रहा है, तो हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर, करप्शन से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा जुर्म है, करप्शन से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा प्रेडिकेट ऑफेंस जो फ्रंट पे होता है, ये कंपोनेंट होता है एक छोटा सा, जो बेसिकली वजह बनता है बेसिकली इस चीज का कि जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग उसके ऊपर साबित हो। तो ये एविडेंस की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या है? वो कहता है जी भाई किसी भी शख्स के ऊपर जो है वो उसको कम से कम 1 साल की सजा, जो कि 10 साल तक हो सकती है, एंड उसके ऊपर फाइन हो सकता है 25 मिलियन तक मैक्सिमम। ठीक है? एंड लायबल टू फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व शख्स की क्या सजा है? कम से कम 1 साल की सजा, जो उसको 10 साल हो सकती है। साथ ही उसको पैसे की सजा हो सकती है मैक्सिमम 25 मिलियन तक। और इसके साथ उसने जो मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी बनाई होगी, या जितनी मनी लॉन्ड्रिंग की वैल्यू होगी उतनी उसकी प्रॉपर्टी उसको फॉरफीचर कर दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फॉरफिट कर मतलब होता है बेटा कब्जा कर लेना, गवर्नमेंट उसे अपने अंडर ले लेगी। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होगा जो उसने मनी लॉन्ड्रिंग की प्राइस से वैल्यू से बनाई होगी। नहीं, अगर एक शख्स के ऊपर 25 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई है, तो इस वैल्यू की कोई भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की जा सकती है। क्लियर है पुत्र? यस सर। शाबाश। 3 सजाएं हैं, जेल मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल तक, फाइन मैक्सिमम 25 मिलियन, एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जा सकता है जो या तो मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई या उतनी वैल्यू की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कोई लीगल पर्सन इन्वॉल्व है, लीगल पर्सन से बुरा होता है कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट, एसोसिएशंस, फाउंडेशंस, एनजीओ, ये सारे लीगल पर्सन होते हैं। ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं। तो लिहाजा अगर कोई लीगल पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो उसकी क्या सजा होगी? वो कहते हैं कि लीगल पर्सन के केस में जो फाइन है वो 100 मिलियन तक हो सकता है, और जो डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय, कोई भी शख्स उस कंपनी का, उसका जो क्या कहते हैं लीगल पर्सन का कोई भी डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय जो इन्वॉल्व होगा, उसको ऊपर वाली तमाम सजाएं दी जाएंगी जो ऊपर 3 सजाएं लिखी गई थी। सर सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन चाहिए, काइंडली थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी पुत्र, आप इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम, अच्छा लेक्चर के एंड पे मैं आपसे ये क्वेश्चन आप टाइप कर ले, लेक्चर के एंड पे आंसर करेंगे। ठीक हो गया? ओके। तो लिहाजा सजा क्या है मनी लॉन्ड्रिंग की? नेचुरल पर्सन के लिए और लीगल पर्सन के लिए 2 डिफरेंट सजा। नेचुरल पर्सन के लिए 1 ईयर कैद या मैक्सिमम 10 साल तक हो सकती है, मैक्सिमम 25 मिलियन तक उसको जुर्माना हो सकता है, और उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जा सकता है। अगर लीगल पर्सन है तो उसको 100 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है, क्योंकि उसे कैद में नहीं डाला जा सकता, और उसका कोई भी डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा उसको ये ऊपर वाली नेचुरल पर्सन वाली तीनों सजाएं उसको हो सकती हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की सजा है या पनिशमेंट है। क्लियर है पुत्र? यस सर। ओके जी, गुड हो गया। अब दूसरा पार्ट इस चैप्टर का, मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट हमारा एंड हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या था? उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसकी एविडेंस और उसकी पनिशमेंट। ये डेफिनेशन थी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हमने डेफिनेशन देखी। तो बेटा देखो, मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादातर जो होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होती है, पेमेंट सिस्टम से होती है, पेमेंट से होती है। तो लिहाजा पेमेंट सिस्टम क्या होता है इसको भी हमने समझना है कि पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरह से मुराद क्या है, इसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है। तो बेसिकली रट्टा पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें सारी मौजूद है।
तो पेमेंट सिस्टम से क्या मुराद है? वो कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो यूज होता है किसी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के थ्रू ट्रांसफर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। पेमेंट सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जैज कैश पेमेंट सिस्टम है? यस सर। बिल्कुल है। बैंक्स पेमेंट सिस्टम है? यस सर। मॉनेटरी ये जो हमारे वेस्टर्न यूनियन है पेमेंट सिस्टम है? यस सर। तो भैया पेमेंट सिस्टम क्या, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई प्रोसीजर, कोई स्टैंडर्ड जो ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करने में फैसिलिटेट करता है, उसको पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है डेफिनेशन? यस सर, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या मुराद है? किसी भी जगह से पैसों को इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटर का यूज करते हुए दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहलाता है। जैज कैश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है या नहीं है? भाई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तमाम वो तरीकाकार जिनसे फंड ट्रांसफर हो सकता है किसी एक जगह से दूसरी जगह बगैर यूज किए किसी पेपर इंस्ट्रूमेंट्स को, या आप कह सकते हो कि सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक जो है उनको यूज करते हुए आप कर सकते हो। इस तरीकाकार को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है। तो हमारा जैज कैश भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसी तरह बैंक्स की जो एप्स होती हैं, हम उनके जरिए ऑनलाइन मोबाइल पे करते हैं, मोबाइल बिल पे करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, मुझे आप फीस भेजते हैं, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। क्लियर है पुत्र? जिसके अंदर बैंक्स का एम्प्लॉयज इन्वॉल्व नहीं होते या स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता या कोई पेपर इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। एम आई क्लियर? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी से क्या मुराद है? तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी मींस ट्रांसफर्ड थ्रू, एक ऐसा पैसा जो इन तरीकाकार से ट्रांसफर हो उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल कंप्यूटर वगैरह, एटीएम से, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मोबाइल वगैरह, या फोन पे होता है, या पहले तरीकाकार होते थे टेलीग्राफ वगैरह यूज होते थे, उस तरीके से भी वो पैसे ट्रांसफर होते थे उनके। कंप्यूटर, मैग्नेटिक मीडियम, एटीएम कार्ड हमारे, ये भी एक मैग्नेटिक मीडियम है जिसके ऊपर मैग्नेटिक टेप लगी होती है, उसके जरिए फंड ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं। इसी तरह एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्यूआर कोड जिस तरह हम यूज करते हैं उसके जरिए भी ट्रांसफर होते हैं फंड। तो ये तरीका का, इन तरीकों से ट्रांसफर होने वाली मनी को इलेक्ट्रॉनिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक फंड कहा जाता है। So as to order, instruct or authorize a banking company, financial institution or any other company or a person। इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करनी है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी एक ऐसी मनी है, एक ऐसा पैसा है जो इन तरीकाकार से ट्रांसफर हो सकता है किसी बैंक के जरिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए, किसी दूसरे कंपनी पर्सन के जरिए। देखो यार, मुझे एक बात बताओ, आपने मोबाइल ऐप खोली जैज कैश की, ठीक हो गया, अज्यूम करते हैं आप मुझे फीस भेज रहे हो। आपने जनाब जी मोबाइल ऐप खोली, एससीसीपी की नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्या है भाई? इस्लामिक फाइनेंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एसएमई अवेयरनेस। यार इतने फजूल इनके सेमिनार होते हैं ना, कुछ भी इनको नहीं पता होता, सेमिनार रख लेते हैं। अच्छा, आपने जनाब जी जैज कैश की ऐप खोली, जैज कैश की ऐप में खोल के जनाब जी आपने वहां पे डिटेल लिखी, आपने फीस लिखी, आपने मुझे सेंड का ऑप्शन दे दिया। मुझे बताएं कि क्या ये पैसे आपने मुझे सेंड किए, या आपने जैज कैश बैंक को ऑथोराइज किया कि वो आपके बिहाफ पे ये पैसे मेरे अकाउंट में भेज दे? इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन? जैज कैश को आपने ऑथोराइज किया। आपने क्या किया? सबसे पहले पैसे जमा करा, जमा कराते वक्त आपने क्या कर लिया, आपकी मनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड में ट्रांसफर हो गई। अब जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑथोराइज कर रहे हो कि वो आपके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर सके। डेबिट से मुराद आपके अकाउंट से पैसा निकालना, क्रेडिट से मुराद आपके अकाउंट में पैसा डालना है, अगर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो। बैंक अकाउंट में जब आपके पैसा जमा होता है तो क्रेडिट आता है,
जब निकालते हो तो डेबिट आता है, जबकि अगर आप अपनी बैंक बुक के अंदर अपने अकाउंट्स के अंदर कैश दे के आते हो तो वो डेबिट होता है, निकालते हो तो क्रेडिट होता है। तो ये दो पुट्ठे सिस्टम है। क्लियर है पुत्र? यस सर। हाँ, इसके अंदर क्या कुछ शामिल है? इंक्लूड मॉनिटरी वैल्यू एज प्रेजेंटेड बाय क्लेम ऑन द इश्यूअर व्हिच इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेमेंट। इसको मैंने पता कुछ भी नहीं है। ये मैं कहता हूं कि दो लाइनों को या तो छोड़ दो या तो रट्टा मार। ठीक है, वो कहता है क्या कि भाई तमाम वो फंड जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे? किसी भी बैंक को ऑथोराइज करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑथोराइज करके कि वो आपके बिहाफ के ऊपर आपके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर सके। और इलेक्ट्रॉनिक फंड में क्या आता है? हमारे वॉलेट। आपको पता है द्राज के ऊपर वॉलेट मौजूद होते हैं। द्राज वॉलेट देखा कभी आपने? द्राज वॉलेट का पता है? द्राज में जाओ तो उनके वॉलेट में आप पैसे जमा करा सकते हो, वहां पे आपके पड़े रहते हैं। अच्छा, ये जो बैलेंस ट्रांसफर होता है, ये तो पता है सिम के दरमियान बैलेंस ट्रांसफर करते हो आप। ये क्या होता है बैलेंस ट्रांसफर? क्या आप क्या करते हो? एक कार्ड लेते हो 500 का, उसको स्क्रैच करके अपने मोबाइल पे फीड कर लेते हो। तो क्या मतलब? आपने वो 500 अपने मोबाइल में सेव कर ली, आपका वॉलेट है एक मोबाइल सिम आपकी अपनी, आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो लिहाजा ये चीजें उसके अंदर आती हैं। ये वो वाली चीजें हैं जिनको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स देख के बता रहा है। यहां तक आपने डेफिनेशन याद रखनी है अकाउंट तक। मॉनिटरी इलेक्ट्रॉनिक फंड क्या है? ऐसा पैसा जो इन मोड के जरिए ट्रांसफर कर सके इस तरीके से जिससे आप किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑथोराइज करें कि वो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दे। क्लियर है? शाबाश। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन। पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे ट्रांजैक्शन हो सके फाइनेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक ऐसा फंड ट्रांसफर का सिस्टम जिसके अंदर एम्प्लॉइज इंवॉल्व ना हो, पेपर इंस्ट्रूमेंट इंवॉल्व ना हो, जो सिर्फ कंप्यूटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को या इंटरनेट को यूज करते हुए आप परफॉर्म करें। इलेक्ट्रॉनिक फंड या मनी एक वो पैसा या वो मनी जिसको आप ट्रांसफर कर सकें इन मैनर से, इस तरीके से कि आप बैंक को ऑथोराइज करें कि वो आपके बिहाफ से आपके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दे। अगली हमारी डेफिनेशन वही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की ही है, लेकिन ये थोड़ी सी और लेवल से है, मतलब इसको थोड़ा सा और तरीके से घुमा दिया है। आप ये वाली डेफिनेशन याद रखेंगे, ऊपर वाली रखें, एक ही चीज है। यहाँ पे वो क्या कहता है? वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मीन्स एनी ट्रांसफर ऑफ फंड other than the transactions originated by check, draft or similar paper instrument। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक ऐसा फंड ट्रांसफर है जिसमें ट्रांजैक्शन जो है ना वो किसी पेपर इंस्ट्रूमेंट से नहीं होती, बल्कि किसी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह से या कंप्यूटर से आप कर रहे होते हो। वही डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक ऐसा फंड ट्रांसफर, इसकी एक कंपोजिट डेफिनेशन बनाए हम तो, एक ऐसा फंड ट्रांसफर जिसके अंदर ना तो बैंक का अमला इन्वॉल्व हो, ना कोई पेपर इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो, जो जस्ट कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, मोबाइल से आप परफॉर्म कर सकें बैंक को ऑथोराइज करके, इसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है। क्लियर है? यस सर। चले जी, शाबाश। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मुझे क्योंकि अभी थोड़ा सा काम पे जाना है, बिलाल को भी पता है, और कल मैंने यहाँ से सामान लेके जो है वो लाहौर के लिए निकलना है, तो उसकी मैंने अभी तैयारी करनी है। एक शादी भी है वो मैंने अभी भुगतानी है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी। संडे को टेस्ट है अपना पार्टनरशिप का, याद है? यस सर। हाँ जी, पार्टनरशिप पूरे का संडे को टेस्ट है इंशाल्लाह। बाकी ये आपने रट्टा लगाना है एज इट इज। और जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसकी एग्जाम्पल्स आपने लाजमी पढ़नी है। आपने तमाम इसकी एग्जाम्पल्स पढ़नी है। उसके बाद कल एक क्वेश्चन आया था मुझे, अहमद ने सेंड किया था आई थिंक, पार्टनरशिप के रेफरेंस में, ये वाला। अहमद मौजूद है क्लास में? ओके। वो कहते हैं एग्जाम्पल 5 समझा दें। हम बात करते हैं इम्प्लॉयड अथॉरिटी। हमने कहा था कि कोई भी अथॉरिटी जो है ना वो इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आती है जो फर्म के बिहाफ पे की जाए, लेकिन साथ एक और लिमिटेशन थी। वो क्या थी? कि वो ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की होनी चाहिए। तो हमने कहा पार्टनरशिप की इम्प्लॉयड अथॉरिटी में तमाम वो अथॉरिटीज आती हैं जिसके अंदर हमने कहा
selling and purchasing of the goods in which firm deals on behalf of the firm, ये भी एक implied authority है। अब ये जरा एग्जांपल पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये implied authority है या नहीं है। वो कहता है Naima and Rema, wow, are partner in a cash business. Naima order in the firm's name and on the firm's letterhead to be supplied with 2 bags of wheat at her residence. The firm is not liable to pay because Nama's act in question is beyond the scope of her implied authority. तो भाई क्वेश्चन ये है यहाँ पे, उसको जो समझ नहीं आई उनको ये है अहमद को, अहमद अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो पुत्र नायमा और रिजवान एक फर्म के अंदर है, राइमा और नायमा एक फर्म के अंदर पार्टनर है, उनका नॉर्मल बिजनेस कैश बिजनेस है। मतलब हो सकता है बैंक का बिजनेस हो सकता है लीज का बिजनेस हो सकता है कैश ट्रांसफर का बिजनेस हो, कैश सिक्योरिटी का बिजनेस हो, कैश वॉलेट का बिजनेस हो, उनका नॉर्मल बिजनेस ये है। और नायमा किस चीज की परचेज का ऑर्डर दे रही है? गंदम की परचेज का। तो क्या गंदम की परचेज इनकी फर्म का नॉर्मल बिजनेस है? नो सर। नहीं, बेशक वो ये ट्रांजैक्शन फर्म के बिहाफ पे कर रही है, लेकिन दूसरी लिमिटेशन पूरी नहीं हो रही कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो फर्म का नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए। तो लिहाजा ये वाली ट्रांजैक्शन जो है जो नाइमा परफॉर्म कर रही है ये फर्म के बिहाफ पे तो कर रही है, लेकिन ये फर्म का बिजनेस नहीं है, तो लिहाजा ये उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। नाइमा जो होगी वो पर्सनली लायबल होगी। क्लियर है पुत्र? यस सर। चलो जी, गुड हो गया। कोई क्वेश्चन? हाँ मुनीब, अब आप पूछे क्या क्वेश्चन, मैंने इस वजह से भी थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर दिया इसको। जी पूछे। सर काइंडली कॉल पे बात कर लें पुत्र। फिर इसका बेहतरीन तरीका मैं आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ऊपर बैठा और मैंने फौरन ये सारा कुछ अभी पैक करना। बिल्कुल, ये स्टैंड आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज छोड़ दें, मैं आपको अगर कॉल की जरूरत हुई तो कॉल कर लूंगा, नहीं तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अगर कॉल पे बात करनी है तो फिर आप रात का इंतजार करें। हाँ, रात तकरीबन 8 के बाद। क्या कहते हैं? चलें, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे पुत्र। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई तो हम क्लास में भी कल मंडे की क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बिलाल? ओके बेटा, तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, खैर खैरियत नाल पहुंचे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कैरी डबा लेके चला रहा हूँ, जा रहा हूँ वो भी सीधा लाहौर। तो मैंने कभी चलाया नहीं है कैरी डब्बा, सर छोटा मोटा चलाया यहाँ से हमें तक, इतने अभी ट्रैवलिंग नहीं की। तो और ये पूरे 2 हफ्ते आगे कैरी डब्बे भी मुझे लाहौर में गुजारने, अब बड़ा अजीब सा ही लग रहा है। अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।